हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किए थे। अब उसी के अंदर हम अलग अलग तरीके के रिएक्शंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें पढ़ना है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो अगर डिस्प्लेसमेंट दो बार हो उस तरीके का रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये जानने से पहले हम लिख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिए आप भी। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन where two components or compounds reacts and the positive ion and negative ion of the two reactant switches places, forming two new compounds और प्रोडक्ट्स। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड्स के कैटायंस और एनायंस की पोजीशन चेंज हो जाए, कि इसका कैटायन दूसरे कंपाउंड में चला जाए और उसका कैटायन यहां पर आ जाए, इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट को, डबल डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, Na2SO4 इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, SO4 2-, मैंने आपको पहले भी बताया था ये होता है सल्फेट आयन। तो Na2SO4 बना सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड के साथ, Ba से बेरियम Cl2, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये दोनों ही एक्वस होते हैं, मतलब सॉल्यूशन विद वाटर। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बच्चों बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों देखिए, यहां का जो सोडियम था वो कहां चला गया? वो तो चला गया Cl के पास, तो मतलब ये चला गया यहां पर, और बेरियम कहां आ गया? ये आ गया SO4 के साथ, तो ये चला गया यहां पर। तो कितने बार डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल हम आगे एक और डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अब जो हमने रिएक्शन पढ़ा, लिखा, उसके बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर ये था हमारा एक्वस, ये भी था एक्वस।
पर यहां पर ये बना सॉलिड और एक्वस। जो बेरियम सल्फेट होता है वो हमारा NaCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता। तो जो चीजें वाटर के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व ना हो उसको हम केमिस्ट्री में एक टर्म से बताते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में यहां बना ये एक प्रेसिपिटेट है। क्यों प्रेसिपिटेट है? क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता है। तो इस बात को आप लिख लीजिए। BaSO4 is precipitate। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है तो उसका लिखिए जरा। द इनसॉल्युबल substance formed is known as a precipitate। ठीक है बच्चों, अब जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो उन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो आपको पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद एक एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल अब ये वाला भी बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बना है। तो लिख लेते हैं हम ये बात। एनी रिएक्शन that produces a precipitate can be called as precipitation reaction। अब बच्चों हम नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो कंपाउंड होता है AgNO3 इसको हम बोलते हैं सिल्वर, क्योंकि NO3 प्रेजेंट है तो ये हो गया नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट। NaCl जो कि हमारा होता है सोडियम क्लोराइड। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों? AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखिए बच्चों, अब इस रिएक्शन के अंदर भी Ag चला गया Cl के साथ और Na जो था वो आ गया NO3 के साथ। तो मतलब Na यहां से यहां चला गया। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके CBSE NCERT में यही रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ने थे। अब एक रिएक्शन हमें जो और पढ़ना है वो पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चों हेडिंग लिखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन? अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हो
या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, या फिर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, उस केस में हम बोलते हैं कि उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है। अब सिंपल अभी याद रखिए, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, हम बोलते हैं उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इस बात को पहले हम लिख लेते हैं कि हम कब बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया है। तो लिखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन इज said to be occur in reaction if number 1 addition of oxygen occurs। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से आपका क्या मतलब है? अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाए तो हम बोलते हैं उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है। या फिर किसी कंपाउंड में से, जरूरी नहीं है ऑक्सीजन का बस एडिशन पे ही हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में से निकल रहा है हम उसको भी बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सेकंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। अब बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जब वो एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसको बस एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। अब जो एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन्स की भूख होती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ऑक्सीडेशन हम बोलेंगे अगर किसी भी कंपाउंड में कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर ऐड हो जाए तो हम बोलेंगे उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये था बच्चों ऑक्सीडेशन। अब हम बात करें रिडक्शन की। रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन आकर ऐड हो रहा था, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन एक कंपाउंड में से बाहर निकलेगा और रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था। तो हम लिख लेते हैं रिडक्शन के अंदर reduction is said to be occur in reaction if number 1 addition of हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो हम बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। नंबर 2 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 3 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो रहे थे तो हम बोल रहे थे ऑक्सीडेशन।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहे हैं तो हम बोलेंगे रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है? तो बच्चों का जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स जो किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं या रिड्यूस करते हैं। उन एजेंट्स की प्रेजेंस की वजह से कोई कंपाउंड ऑक्सीडेशन करता है, कोई कंपाउंड रिडक्शन करता है। तो यह बात अच्छे से समझिए। अब जो कंपाउंड्स, जो एजेंट्स दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दें, तो इसका मतलब क्या है? वो खुद रिड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो जो कंपाउंड्स या जो एजेंट्स खुद रिड्यूस होकर रिएक्शन में दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर दें, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ऑन द अदर हैंड, जो एजेंट्स खुद को ऑक्सीडाइज कर कर दूसरे को रिड्यूस कर दें, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इस बात को आप लिख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। Any agent in a chemical reaction undergoes reduction to oxidize the other compound in the reaction is called oxidizing agent। ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो एनी एजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन undergoes oxidation to reduce the other compounds in the reaction is called reducing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल हम रेडॉक्स रिएक्शन के बाद देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्हीं पर बेस्ड है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए, रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? हमने अलग अलग तरीके के रिएक्शंस पढ़े, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको लिख लीजिए आप, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction takes place
simultaneously is called redox reaction. आपके अगर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स में कोई भी डाउट होगा तो इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, CuO प्लस H2। ये सिंबल बच्चों हीट के लिए यूज होता है, हीट Cu प्लस H2O। ये मेरा एक रिएक्शन है। अब इसमें देखिए, यहां रिएक्टेंट साइड पर था CuO, पर प्रोडक्ट साइड पर बच गया Cu। तो ये क्या हुआ, यहां से CuO Cu में कन्वर्ट हुआ। तो देखिए बच्चों, अब मुझे बताइए इसमें से ऑक्सीजन निकला है या इसने ऐड किया है? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकला है तो ये हो रहा है रिडक्शन। तो हम इसे बोलेंगे CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu, तो रिडक्शन हो रहा है ये। अब यहां पर था हाइड्रोजन, यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज वाटर। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। अब बड़ी ध्यान से सुनिए, हमने किसको क्या बोला था, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। बच्चों, CuO को CuO रिड्यूस हो रहा है कब, जब H2 खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो CuO के लिए H2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, ये खुद को ऑक्सीडाइज करके CuO को रिड्यूस कर रहा है। अब हम बात करें दूसरे तरीके से, H2O को ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में, तो H2 का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, CuO करा रहा है। तो CuO खुद रिड्यूस होकर H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो H2 के लिए CuO जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये रिएक्शन अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चलाकर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया। अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे जो, वो है कोरोजन। कोरोजन की वजह से ट्रिलियंस ऑफ टन्स हर साल हमारा आयरन खराब होता है। अब ये कोरोजन क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हमें पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए कोरोजन। आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा, जो आपके आयरन सब्सटेंसेस होते हैं या आयरन यूटेंसिल्स होते हैं, कुछ भी होता है, उसके ऊपर अगर उसको आप एयर में एक्सपोज करा दें या फिर उस पर पानी डालें तो उस पर जंग लग जाता है, एक ब्राउन कलर का उसके ऊपर एक फॉर्मेशन हो जाती है, ब्राउन रस्ट टाइप्स। तो बच्चों वो क्यों होती है, अब हमें पढ़ना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्यों होता है, जब भी कोई मेटल सरफेस एयर के कांटेक्ट में आता है या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो एयर और वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अब ऑक्साइड की फॉर्मेशन से एक नया सब्सटेंस बन जाता है और जो ये नया सब्सटेंस होता है बिल्कुल यूजलेस होता है। तो कोरोजन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हेन उनको हम एक्सपोज करते हैं किसके पास, एयर या फिर वाटर के पास। तो इसको आप लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ स्लोली
conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acids, gases, etc. present in atmosphere is called corrosion. अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, आयरन पे जंग लगना इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आपको बताना है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, मेजर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, हम इस बात को देखते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन देखें तो रस्टिंग क्यों होती है, जो आयरन होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर आयरन ऑक्साइड्स बना देता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, इसके लिए जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो यही जो होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन एक लेयर बन जाती है, उसके लिए वो ऑक्साइड होता है आयरन का और वो यूजलेस होता है। अब इस ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से हर साल ट्रिलियन ऑफ आयरन वेस्ट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको पेपर में पूछा जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का एक एग्जांपल लिखिए, ठीक है बच्चों। अब मैं चाहता हूं कि कोरोजन से छुटकारा कैसे मिले, कुछ तो तरीका होगा जिससे कोरोजन को रोक सकें। तो जी बिल्कुल है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन है वो है अपने मेटल सरफेस को आप पेंट कर दो। इससे होगा क्या, अगर मेटल सरफेस के ऊपर पेंट कर दिया गया तो जो हमारा एटमॉस्फेयर से के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन एंड अदर डिफरेंट गैसेस, वो आपके मेटल के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा मेटल सरफेस के, तो कैसे बनेगा ऑक्साइड, तो नहीं बनेगा। तो प्रिवेंटिंग मेटल सरफेस इज वन ऑफ द मेजर टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट सम मटेरियल फ्रॉम कोरोजन। नेक्स्ट, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो बच्चों ये भी एक तरीका है मेटल को कोरोड होने से रोकने के लिए। अब जो तीसरा तरीका है वो है गैल्वनाइजेशन। बहुत भारी सा वर्ड लग रहा होगा आपको गैल्वनाइजेशन, पर कुछ भी नहीं होता गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन इसमें होता क्या है, हम एक आयरन सरफेस के ऊपर, आयरन मेटल एक सरफेस के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं और जिंक की कोटिंग के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर, आयरन सब्सटेंस के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाए, क्यों, उसको आउटर एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए उस मेटल सरफेस को, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो आप ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोटिंग ऑफ जिंक ZINC जिंक ओवर आयरन सरफेस इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कोरोजन। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है
और लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, वो है रैंसिडिटी। तो हेडिंग डालिए रैंसिडिटी। अब बच्चों, आपने देखा होगा, अगर हम बात करें लेस चिप्स जो आते हैं उसके अंदर बहुत सारी एयर फिल्ड होती है। वो एयर नहीं होती बच्चों, उसका रीजन होता है कि वो क्यों फिल की जाती है। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, अगर आप कोई पैकेट खोलते हैं, कोई चिप्स का, कोई रैपर्स का पैकेट खोलते हैं और उसको ऐसे ही रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और वो सील जाते हैं और वो आप खा नहीं पाते हो। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो चिप्स होते हैं उसके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है। ऑयल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑयल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, और वो जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बैड स्मेल करते हैं और टेस्ट को खराब कर देते हैं। अब इसी प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ऑयल, जिससे कि टेस्ट खराब होता है, स्मेल बेकार हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो अब हम लिख लेते हैं रैंसिडिटी होता क्या है। द टेस्ट एंड odor of food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time। अब ये क्यों होता है? दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। किसका ऑक्सीडेशन की वजह से? ऑयल जो कि आपके फूड मटेरियल में प्रेजेंट है, ऑयल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं जिसका टेस्ट बेकार होता है और बैड स्मेल करते हैं। तो लिख लीजिए इस बात को, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट। अब हमें जो पढ़ना है, क्या हम रैंसिडिटी से नहीं बच सकते? तो जी बिल्कुल बच सकते हैं। कैसे बचना है हमें रैंसिडिटी से? तो नेक्स्ट लिखिए प्रिवेंशंस। फ्रॉम रैंसिडिटी। अब बच्चों, अगर मैं अपने फूड मटेरियल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही ना आने दूं तो क्या रैंसिडिटी होगी? जी नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हमारा जो फूड मटेरियल है, हम ऐसे कंटेनर्स में उन्हें पैक करेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए। तो लिखिए इसमें, फूड इज स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर्स एंड। अब जब हम कंटेनर को बंद करेंगे उस टाइम तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, तो उससे कैसे बचें? तो उन कंटेनर्स के अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस के फिल करने से क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बचेगी, वो अंदर आए और ऑक्साइड बनाए। तो जो हमारे लेज पैकेट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही फिल्ड होती है। तो ये बात आप याद रखना। तो लिख लीजिए बच्चों, एंड container is filled with nitrogen
फ्लशिंग आउट एयर, और जब एयर को फ्लश आउट कर दिया गया तो हमारा कोई ऑक्साइड बनेगा? जी नहीं। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1। इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के एंड में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप ये चैप्टर पढ़िए और इसमें जितने भी आपको डाउट्स हैं हमसे पूछिए। बाकी जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं अभी हम एक सेपरेट वीडियो में वो करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम आपको वो भी प्रैक्टिस करवाएंगे। टिल टाइम अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।